शुरू। संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर संसद में बहुत ही सार्थक चर्चा हो सकती थी। विराम। इन वर्षों में आम आदमी को क्या मिला? विराम। क्या और मिलना चाहिए था? इस पर चर्चा होती तो हर भारतवासी को प्रसन्नता होती। विराम। संविधान लागू होने के समय अंतिम व्यक्ति के आंसू पहुंचने की बात कही गई थी, लेकिन गरीब के आंसू अब भी नहीं सूखे। विराम। पार्टी ने पार्टियों ने भारत की जनता को मात्र वोट बैंक समझकर उसे जाति, धर्म, क्षेत्र और अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक जैसी संकीर्णताओं में बांट रखा है। विराम। इन्हीं संकीर्णताओं का लाभ लेकर सत्ता हासिल करना भर रह गया है। विराम। संवैधानिक ढांचे का महत्वपूर्ण अंग विधायिका के सदस्यों का नैतिक पतन होता जा रहा है। विराम। यह भारतीय लोकतांत्रिक मूल्यों में सार्थक प्रतिकूल है। विराम। परिवारवाद के कारण बहुत से अयोग्य व्यक्ति सदन में पहुंच रहे हैं। विराम। सदन की चर्चा का स्तर दिन प्रतिदिन गिर रहा है। यह स्थिति लोकतंत्र के लिए अच्छी तस्वीर पेश नहीं करती। विराम। राज्यों की विधानसभाओं में भी परिवारवादी सदस्यों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। विराम। शायद देश के अंतिम व्यक्ति के आंसू पहुंचने के लिए अभी और लंबा इंतजार करना पड़ेगा। विराम। पैरा। एक देश एक चुनाव मुद्दे पर बहस चल रही है। विराम। सत्ता पक्ष इससे संबंधित विधेयक का समर्थन कर रहा है तो विपक्ष इसे संघवाद के लिए खतरा मानते हुए इसका बहिष्कार कर रहा है। विराम। हालांकि यह मामला अब संयुक्त संसदीय समिति को सौंप दिया गया, जिसमें 31 सदस्य बनाए गए हैं। विराम। जेपीसी का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया है। विराम। एक रपट के मुताबिक हमारे देश में ऐसा कोई साल नहीं गया जिस वर्ष चुनाव न हुए हों। विराम। किसी न किसी राज्य में चुनाव होते ही रहते हैं, जिसमें समय, संसाधन और मशीनों की जरूरत पड़ती है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग हर साल व्यस्त रहना पड़ता है। विराम। आदर्श चुनाव संहिता लागू करने के साथ चुनाव की व्यवस्था आयोग को करनी पड़ती है। विराम। मगर दूसरी तरफ अलग अलग चुनाव होने से लोकतंत्र और भी परिपक्व होता है। मतदाताओं के लिए स्थानीय मुद्दे मायने रखते हैं। विराम। आज तकनीक के दौर में इंसान कई तरह की प्रौद्योगिकियों का गुलाम हो चुका है। विराम। सबसे दुखद यह है कि आज लोगों को मोबाइल की लत पड़ चुकी है। विराम। बच्चे और व्यस्त मोबाइल पर गेम खेलते दिख जाते हैं। विराम। इसी क्रम में वे अपने पिता का अथवा अपना बैंक बैलेंस भी साफ करवा लेते हैं। कभी कभी मोबाइल गेम बच्चों के जीवन पर भारी पड़ जाता है। वे खुदकुशी का मार्ग चुन लेते हैं। आज लोग रील बनाने और देखने में उलझे रहते हैं। युवा पीढ़ी अपना कीमती समय मोबाइल में बर्बाद कर रही है। मोबाइल के सहारे लोग अपनी एक आभासी दुनिया बना देते हैं और इस दुनिया से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। इसकी वजह से लोगों की जीवन शैली बदल चुकी है। ऐसे में मोबाइल उपहास की अत्यंत आवश्यकता है। हर इंसान को महीने में एक दिन मोबाइल, लैपटॉप आदि
उपकरणों से दूर रहना चाहिए, तभी हम वास्तविक जीवन का सही आनंद ले सकेंगे। इनाम पहला। एक और, बेटियों को प्रोत्साहन और शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई जाती है, मगर विडंबना है कि बलात्कार की शिकार नाबालिग को इंसाफ के लिए इंतजार करना पड़ता है। मध्य प्रदेश विधानसभा ने 7 वर्ष पहले विधेयक पारित किया था, जिसमें 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से बलात्कार और बाद हत्या करने पर फांसी की सजा का प्रावधान किया गया था। यह कानून पिछले 7 साल से लागू है, पर अभी तक किसी भी दोषी को सजा नहीं हुई। समाज के इन दुश्मनों को जब तक कड़ी सजा नहीं मिलेगी, तब तक इनके मन में यह व्याप्त नहीं होगा। आखिर तब तक बेटियां इन दानवों का शिकार होती रहेगी। लंबित मामलों की सुनवाई के कब तेजी आएगी, ताकि न्याय की गुहार लगाते पीड़ित परिजनों को इंसाफ मिल पाए। पिछले कुछ वर्षों से पंजाब में खालिस्तानी अलगाववाद की आग फिर से लहकाने लगाने की कोशिश हो रही है। इसके तार ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका और सीमावर्ती पाकिस्तान से जुड़े पाए गए हैं। हालांकि पंजाब पुलिस और खुफिया एजेंसियों की तत्परता से ऐसी कोशिशों को समय रहते नाकाम कर दिया गया, मगर अब भी कुछ युवा गुमराह होकर इस रास्ते पर निकलते देखे जाते हैं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में मारे गए 3 खालिस्तान समर्थक युवा जिसके ताजा उदाहरण है। ये तीनों खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के सदस्य बताए जा रहे हैं। इस संगठन का अगुवा रणजीत सिंह नीता है और इसे ग्रीस में रहने वाले जसविंदर सिंह मन्नू द्वारा संचालित किया जाता है। बताया जा रहा है कि इस संगठन को ब्रिटेन में रहने वाले और ब्रिटिश सेना में सेवारत जगजीत सिंह द्वारा नियंत्रित किया गया। पीलीभीत में मारे गए तीनों युवकों को पंजाब पुलिस को तलाश थी। उन पर आरोप था कि उन्होंने गुरुदासपुर की पुलिस चौकी पर हथगोले से हमला किया था। पंजाब पुलिस उनका पीछा करते हुए पीलीभीत पहुंची थी और वहां की पुलिस को इन तीनों के बारे में जानकारी दी थी। दोनों पुलिस दल के संयुक्त अभियान में तीनों अलगाववादियों को मार गिराया गया। अच्छी बात है कि पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए वांछित अपराधियों का पीछा किया और उनकी तरफ से किए गए हमले का सावधानी से सामना किया। मगर पंजाब में अलगाववादी चरमपंथियों का मनोबल अब भी तोड़ने में कामयाबी नहीं मिल पा रही है, तो यह चिंता की बात है। मारे गए चरमपंथियों के पास से अत्याधुनिक हथियार और भारी मात्रा में गोली बारूद बरामद किया गया है। माना जा रहा है कि ये तीनों उत्तर प्रदेश से सटी नेपाल की सीमा में घुसपैठ कर जाना चाहते थे। जहां वे मुठभेड़ में मारे गए, वहां से नेपाल की सीमा थोड़ी ही दूरी पर है। पंजाब भी सीमावर्ती राज्य है और पाकिस्तान में जब तब आंतरिक चुनौतियां मिलती रहती है। मारे गए युवकों के पास से
बरामद हथियार उन तक कहां से पहुंचे। यह फिलहाल जांच का विषय है, पर अंदाजा लगाना कठिन नहीं कि सीमा पार से उन्हें मदद मिली होगी। हालांकि पंजाब में पाकिस्तान से लगी सीमा के 50 किलोमीटर दायरे में सीमा सुरक्षा बलों को निगरानी, जब्ती और गिरफ्तारी आदि की शक्तियां दे दी गई है। पहले केवल 15 किलोमीटर के दायरे में वह निगरानी रख सकता था।